हेलो स्टूडेंट्स, आज में हम आप लोगों को लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे कि व्हाट इज़ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट ऑल अबाउट और ये किन डायमेंशंस को कवर करता है फ्रॉम इंडियन एज वेल एज वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट क्या होता है? जैसे आप लाइफ स्पैन का क्या मतलब होता है? लाइफ स्पैन का मतलब फ्रॉम द कंसेप्शन टिल द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। तो बच्चे के कंसेप्शन से लेकर डेथ तक जो भी उसका डेवलपमेंट होता है, नियोनेटल, प्री नेटल, पोस्ट नेटल, उसके बाद चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अर्ली एडोलेसेंस, लेट एडोलेसेंस, अडल्टहुड, ओल्ड एज, इन सब में इंडिविजुअल का किसी ना किसी टाइप का डेवलपमेंट होता है। तो इन्हीं सब की स्टडी को लाइफ स्पैन डेवलपमेंट स्टडी कहते हैं। दैट इज़ स्टडीड बाय द साइकोलॉजिस्ट। तो जो ये स्टडी है लाइफ स्पैन के डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए हम जिन फैक्ट को आधारित करके इन सारी चीज़ों का इंटरप्रिटेशन करते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट. So, lifespan development explores how we change and grow from conception to death. This field of psychology is studied by developmental psychologists. They view development as a lifelong process that can be studied scientifically across three developmental domains: physical, cognitive development, and psychosocial development. जैसा अभी हमने आपको बताया कि ये जो कंसेप्शन से लेकर डेथ तक का जितना भी फेज़ है, जितना भी डेवलपमेंट है, ये दिस इज़ ऑल स्टडीड अंडर द हेडिंग ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट एंड इट इज़ स्टडीड बाय डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट. और इसमें 3 बेसिक डेवलपमेंटल डोमेन्स को स्टडी करते हैं. हालांकि डेवलपमेंट के अगर हम फेजेस को क्लासीफाई करें तो कोई 8 स्टेजेस बताते हैं, कोई 12 स्टेजेस बताते हैं. उसमें भी एक मत नहीं है साइकोलॉजिस्ट के बीच में. लेकिन एज ए होल अगर हम इसको क्लासीफाई करना चाहें तो हमारी जो मेन चीज़ें होती हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें फिजिकल ग्रोथ होती है इंडिविजुअल की, उसका प्रॉपर फिजिकल डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है. कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बौद्धिक रूप से वो विकास उसका हुआ है कि नहीं, उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, उसका सेंसरी मोटर डेवलपमेंट, कॉन्क्रीट सेंसरी मोटर, इस टाइप के डेवलपमेंट उसके हुए हैं कि नहीं, चीज़ों को इंटीग्रेट करके उनके रीजनल एक्सप्लेनेशन दे पाता है कि नहीं. एंड देन साइको सोशल डेवलपमेंट. साइको सोशल डेवलपमेंट क्या होता है कि वो कैसे अपने आप को साइकोलॉजिकली फिट करता है और कैसे सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन से अपने आप को एडजस्ट करते हुए उनके बीच में सर्वाइव करता है. दैट इज़ कॉल्ड साइको सोशल डेवलपमेंट. तो इन 3 डोमेन्स में अगर हम लाइफ स्पैन डेवलपमेंट को डिवाइड करें तो इट कवर्स ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ इंडिविजुअल फ्रॉम द कंसेप्शन टिल डेथ. सो फिजिकल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड साइको सोशल डेवलपमेंट. तो इस लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में अब जो फर्स्ट चैप्टर है ये पर्सपेक्टिव की बात करता है कि इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है और हमारा वेस्टर्न पर्सपेक्टिव क्या है. तो क्वेश्चन उठता है कि वाई इज़ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट. ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हम लाइफ स्पैन डेवलपमेंट को पढ़ें या हम लाइफ स्पैन का कैसे विकास होता है इसके बारे में हम पढ़ें, इसके बारे में हम जानें. Perhaps most importantly, studying human development makes it easier to spot possible signs of trouble. From problem with cognitive, social or emotional development in early childhood to struggles later in life, being able to identify potential problem is important. तो ये लाइफ स्पैन डेवलपमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम इसको स्टडी करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर स्टेज में क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए और वो रिक्वायरमेंट बच्चे में अगर नहीं पूरे हो रहे हैं तो उसके लिए हम बच्चे को लेके डॉक्टर के पास जाते हैं. सपोजिंग अगर हमें ये लगता है कि 1 साल का बच्चे को क्रॉल करना आ जाना चाहिए एटलीस्ट. हालांकि 1 साल के बच्चे तो चलना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर हम एक एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं कि क्रॉल करना एटलीस्ट उसे अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए, तो चलना तो दूर, अगर वो क्रॉलिंग तक नहीं करता है तो इसका मतलब इट इज़ अ साइन ऑफ वरी कि हमें बच्चे को लेके मेडिकल हेल्प की उसको ज़रूरत है, उसको लेके डॉक्टर के पास जाना चाहिए. तो ये हम कैसे स्टडी करते हैं? जब हम लाइफ स्पैन डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं तो कुछ हमारे पास नॉर्मेटिव डेटा होता है कि इस स्टेज में इतना डेवलपमेंट होना चाहिए, फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव. उसके बाद इस स्टेज में इतना हो जाना चाहिए. इस स्टेज में बच्चा चीज़ों को देखने लगता है. इस स्टेज में बच्चा चीज़ों का मीनिंग निकालने लगता है. उसके बाद की जो स्टेजेज होती हैं जिसको हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, उसमें वो रेशनली सोचने लगता है. तो हम एक साल के बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं
करते हैं कि वो चीज़ों को रेशनली सोचे और इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग करना शुरू करे। लेकिन अगर जो 14 साल का बच्चा है उससे हम लॉजिकल रीजनिंग की एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो ये एक्सपेक्टेशंस कहाँ से आ रही हैं? ये हमारी लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की स्टडी से आती हैं, क्योंकि हमारे पास एक नॉर्मेटिव डेटा है। हम एक बच्चे के डेवलपमेंट को कैसे कहते हैं कि एक बच्चा नॉर्मल है और दूसरा सब नॉर्मल है या ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, उसको हम एक नॉर्मेटिव पॉपुलेशन से कंपेयर करते हैं। और अगर कंपैरिजन में उसका जो डेवलपमेंट होता है वो सुपीरियर होता है, इसका मतलब बच्चा अपने एज के हिसाब से अच्छा चल रहा है। तो दैट इज़ वाई टू आइडेंटिफाई, टू स्पॉट द फिजिकल, टू स्पॉट द कॉग्निटिव, टू स्पॉट द लैंग्वेज प्रॉब्लम ऑफ द चाइल्ड, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So life span development refers to the full process of human development from conception to death, जैसा कि अभी हमने बताया आपको. It is a holistic approach to understanding all of the physiological, cognitive, emotional and social changes that people go through. Since human lives according to the customs and values of a wide range of culture, this is rich and diverse area of study. तो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में जैसे हमने आपको समराइज़ किया कि ये पैदा होने से लेकर डेथ तक के जितने भी हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं, उनमें फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, कैसे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, कैसे हाइपोथैलेमस का डेवलप होता है, कैसे हमारा आरएएस डेवलप होता है, कैसे कॉग्निशंस हमारे फ्रेम होते हैं, कैसे हम इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, कैसे सोशल चेंजेस से अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, एवरीथिंग कम्स अंडर द स्टडी ऑफ life span development. So it is the field of study that examines patterns of growth, change and stability in behavior that occurs throughout the life span. हमारे लाइफ स्पैन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, कब होते हैं, कब उन्हें होना चाहिए, किस स्टेज पे कौन सा बिहेवियर एक्सपेक्टेड है, ये सारी चीज़ें हमें लाइफ स्पैन डेवलपमेंट स्टडी से पता चलता है. So there are some important issues in lifespan development. First issue is continuity versus discontinuity in development. कुछ लोग साइकोलॉजिस्ट, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि लाइफ स्पैन डेवलपमेंट इज continuous, while some believe that it is discontinuous. The continuity view says that change is gradual. Children become more skillful in thinking, talking or acting much the same way as they get taller, while the discontinuity view sees development as more abrupt, a succession of changes that produce different behaviors in different ages, specific life periods called stages. So what is the basic difference? According to the continuity aspect, ये बिलीव किया जाता है कि जो डेवलपमेंट होता है ये ग्रेजुअल होता है, मतलब अचानक से कोई डेवलपमेंट नहीं होता है. ग्रेजुअली पहले क्रॉल करना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं, फिर उसके बाद दौड़ना सीखते हैं, फिर हमारे फाइन साइको सोशल या साइको मोटर डेवलपमेंट स्टार्ट होते हैं. वाइल डिसकंटिन्यूटी क्या कहते हैं कि ये जो चेंजेस होते हैं एब्रप्ट होते हैं और ये स्टेजेस वाइज होते हैं. जैसे अगर हमारा फर्स्ट स्टेज हमारा इन्फेंसी का है, तो इन्फेंसी से रिलेटेड जितने पैराडाइम्स होंगे वो उस स्टेज में पूरे हो जाने चाहिए, और अगर नहीं होते हैं वो उस स्टेज में, तो इसका मतलब अ चाइल्ड नीड सम मेडिकल हेल्प. तो ये स्टेज में क्लासिफाई किया है, तो इसीलिए इसको डिसकंटिन्यू कहते हैं, क्योंकि ये लगातार नहीं बांधते हैं कि ये सक्सेशन में चलता है. इसमें जो डेवलपमेंट होता है ये अचानक डेवलपमेंट होते हैं, और उस स्टेज में जो जो इसके रिक्वायरमेंट्स हैं वो बच्चे को पूरा करना ज़रूरी होता है, तभी वो नेक्स्ट स्टेज के लिए मैच्योर्ड इनफ होता है. सेकेंड इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल पीरियड्स, वेदर टू फोकस ऑन सर्टन पीरियड्स और ऑन द इंटायर लाइफ स्पैन. तो सेकेंड क्या है कि अगर हम किसी सर्टेन पीरियड पे फोकस करें कि इंडिविजुअल के पूरे लाइफ स्पैन के ऊपर फोकस करें. तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट का जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है वो है कि वेदर टू फोकस अपॉन सम क्रिटिकल पीरियड्स. जैसे एक क्रिटिकल पीरियड होता है जिस समय बच्चा चलना सीखता है या इंडिपेंडेंट होके भागना शुरू करता है. दूसरा स्टेज एडोलेसेंस वाला होता है, जब वो ना बच्चा रह जाता है ना बड़ा होता है. वो एक एज ऐसी होती है जिसे एज ऑफ स्टॉर्म्स कहते हैं, कि मतलब
गलती करता है तो उससे कहा जाता है कि तुम इतने छोटे नहीं रह गए हो, कोई समझदारी की बात करता है तो उससे बोला जाता है अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो। तो उसकी क्या पोजीशन है लाइफ में यही उसको नहीं पता होती, तो इट इज़ नोन एज द स्टेज ऑफ स्टॉर्म। तो इन क्रिटिकल पीरियड्स में फोकस करके उसके बिहेवियर के बारे में कुछ इंटरप्रिटेशन किया जाए या उसको इंटायर लाइफ स्पैन में स्टडी किया जाए। दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। एंड थर्ड इज़ द नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी। नेचर इज़ द फोकस ऑन जेनेटिक फैक्टर्स, मतलब इननेट एबिलिटीज़ जो हैं उनके ऊपर फोकस करना। नर्चर मतलब इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस करना। तो द कंट्रोवर्सी बिटवीन हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट, विच थिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, हेरिडिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है या इन्वायरमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि हेरिडिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर एक बच्चा के अंदर जीन्स हैं इंटेलिजेंस के तो वो इंटेलिजेंट ही होगा। दूसरे लोग ये मानते हैं कि अगर इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन अगर हार्ड वर्किंग है और उसको हमने एक्सपोजर दिया है, तो एक्सपोजर कहाँ से आता है? इन्वायरमेंट से। तो अगर हम किसी बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, उसको अच्छा एक्सपोजर दे रहे हैं, तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ एवरेज IQ दैट चाइल्ड मस्ट कॉन्कर सम ग्रेट थिंग। तो दिस इज़ कॉल्ड द नेचर वर्सेस नर्चर कंट्रोवर्सी। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट के बीच में। जो लोग हेरिडिटी के ऊपर फोकस करते हैं वो सब कुछ हेरिडिटी फैक्टर्स को ही सब कुछ मानते हैं, और जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि मतलब जैसा इन्वायरमेंट होता है बच्चे की पर्सनालिटी वैसी ही बन जाती है। अगर उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है तो वो अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं, और अगर उन्हें बहुत अच्छी उनके पास हेरिडिटरी है, वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ग्रो करने का उनमें पोटेंशियल है, लेकिन अगर उन्हें एनवायरनमेंट ही नहीं दिया जा रहा है तो वो क्या कर पाएंगे। और जबकि एक मॉडरेट अप्रोच है, वो क्या कहती है कि डेवलपमेंट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ नेचर एंड नर्चर। तो मतलब अगर नेचर एंड नर्चर का कॉम्बिनेशन हो जाए तो नथिंग लाइक दैट। सो दीज आर द 3 प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट कि किसके ऊपर फोकस करें एंड विच थिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो व्हाट आर द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ स्पैन इम्पॉर्टेंट? Lifespan development. Lifespan development explore how we change and grow from conception to death. This field of psychology is, as I have already told you, studied by developmental psychologists. They view development as a lifelong process that can be studied scientifically across 3 developmental domains: physical, cognitive, and psychosocial, as I have mentioned it earlier. This is, I am just trying to summarize the thing which I have explained you earlier in my lecture. So, scholars have pointed out the striking sequential depiction of the biological process of evolution, which shows up in a gradual development of Vishnu's consecutive descents. Life originates in water before amphibians, leave for land, and before the evolution to strictly land animals sets in. What follows symbolizes the development of land animals to humanoids with rudimentary animalistic trait. In the next step, a fully developed but small man is followed by a taller and a ferocious man who uses a tool. The progression to a greater level of civilization, including the civilization of humanity, is symbolized in a divine prince whose morality, bravery, and nobility serve as role model for appropriate behavior. ये लाइफ स्पैन डेवलपमेंट जो है ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हिंदू धर्म में, हम इंडियन पर्सपेक्टिव पे अब आ रहे हैं कि हमारे हिंदू धर्म में विष्णु जी के 10 अवतार माने जाते हैं। तो ये जो दशावतार हैं ये कहाँ से शुरू होते हैं? पानी से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला जो उनका अवतार था वो मत्स्य अवतार था। मत्स्य अवतार के बाद जितने जितने इनके इवोल्यूशन होता गया उतने हिसाब से इनके अवतार होते गए। जैसे मत्स्य अवतार हुआ, फिर वराह अवतार हुआ, फिर नरसिंह अवतार हुआ, फिर उसके बाद रामचंद्र जी का अवतार हुआ जिन्होंने एक सिविलाइज्ड मैन के रूप में सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट किया। तो ये जो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट है ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अगर हम विष्णु जी के दशावतार के कॉन्टेक्स्ट में अगर इसे एक्सप्लेन करें तो ये हमारे इवोल्यूशन प्रोसेस को डिफाइन करता है कि जैसे नरसिंह अवतार के बाद वराह अवतार हुआ, वराह अवतार के बाद फिर रामचंद्र जी का अवतार हुआ। तो मतलब उसमें ग्रेजुअल प्रोग्रेशन हो रहा है इवोल्यूशन की ओर।
तो इसमें जो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो वाइल द डिपिक्शन ऑफ क्लासिकल Darwinian evolutionary theory would usually end here, the Indian model of development described in Vishnu's Dashavatar does not. The avatars of Lord Krishna and Buddha shows that the evolution of life also includes a spiritual aspect. And the Indian model leaves no doubt that reaching the spiritual heights of knowledge means living up to the fullest potential of human being. So Hinduism acknowledges and enforces four central goals. अब हम लाइफ स्पैन डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हमारी हिंदू आइडियोलॉजी के टर्म में इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. तो हिंदुइज्म के हिसाब से हमारी लाइफ के 4 गोल होते हैं. पहला धर्म, righteousness, responsibility and moral conduct in accordance with the scriptures and including all duties, individual, social and religious. धर्म हमारा क्या कहता है कि हर इंडिविजुअल की 3 ड्यूटी होती हैं. एक तो व्यक्तिगत होती हैं, दूसरा हमारी सोसाइटी के लिए होती हैं और तीसरी हमारी धार्मिक ड्यूटी होती हैं. और एक इंडिविजुअल को इन सारी ड्यूटीज़ को पूरा करना चाहिए, तभी उसका जो लाइफ स्पैन का जो डेवलपमेंट है वो फुली फंक्शनिंग कहा जाएगा. दूसरी होती है अर्थ. अर्थ मतलब धन या मनी. इट इज़ द अटेनमेंट ऑफ इकोनॉमिक सक्सेस, वेल्थ एंड पावर इन ऑर्डर टू रेज अ फैमिली एंड मेंटेन अ हाउस होल्ड. तो धर्म, अर्थ. थर्ड इज काम, satisfaction of the desires of the body and mind in form of passions, emotions and drives. Moreover, satisfaction of genuine human desires such as art, music, food, sports, conjugal love. इस काम में हर चीज़ का सेटिस्फैक्शन आता है कि जैसे अगर हम आर्ट लवर हैं तो उसका सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, म्यूज़िक से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड जो हमारी बेसिक सेक्स ड्राइव है उसका सेटिस्फैक्शन. तो दिस इज़ द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट. And the final is moksha, release from sansar. These 4 life goals reflect the essentials of a value system that allows the individual to pursue the satisfaction of basic needs without losing sight of the ultimate spiritual goal of human life. तो ये 4 अल्टीमेट लाइफ के गोल बताए गए हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट जो है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट का: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. In the human model of ideal human development, one can see how the life cycle of an individual should be divided into 4 stages that allow one to reach the 4 consecutive essential life goals. ये क्या है? जो हमारे प्राचीन भारत में जो हमारी आश्रम व्यवस्था थी, तो ये आश्रम व्यवस्था क्या थी? ये भी हमारी लाइफ स्पैन डेवलपमेंट को ही एक्सप्लेन करती थी और ये इंसान की कन्वीनियंस के लिए इसको 4 आश्रम में विभाजित कर दिया गया था. तो अगर हम लाइफ स्पैन डेवलपमेंट को हमारी इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो इसमें 4 आश्रम हैं. पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम. इट बिगिन्स व्हेन द चाइल्ड एंटर्स स्कूल एट एन अर्ली एज एंड कंटिन्यूज अंटिल ही और शी हैज़ फिनिश्ड ऑल स्कूलिंग. The goal is to acquire knowledge, build character and to learn to shoulder responsibilities. तो ब्रह्मचर्य आश्रम का जो पूरा फोकस होता है वो कहाँ होता है? वो पढ़ाई लिखाई पे होता है कि आप कैसे नॉलेज को गेन करें और अपने आप को इस लायक बनाएं कि आप किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर कर सकें. तो दिस इज़ द बेसिक गोल ऑफ द ब्रह्मचर्य आश्रम. सेकेंड इज़ द गृहस्थ आश्रम. It begins at marriage. In this ashram, an individual pays 3 debts: serving God, serving the sages and the saints, and serving the ancestors. And he enjoys good and noble things in life in accordance with earth, calm and the goal of the moksha. तो ब्रह्मचर्य मतलब जब हमने नॉलेज को गेन कर लिया और हम इस लायक हो गए कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को सहन कर सकें, तो हम गृहस्थ आश्रम में आते हैं और अपनी फैमिली को एक्सपेंड करते हैं. और जो हमारे 3 ऋण होते हैं, एक भगवान के लिए, एक साधु संतों के लिए और एक अपने पूर्वजों के लिए, उसको निभाते हुए हम अपनी फैमिली लाइफ को इंजॉय करते हैं और ऐसे काम करते हैं जो हम अपने अल्टीमेट जो गोल है, गोल ऑफ मोक्ष, उसको अचीव कर सकें. तीसरा आश्रम हमारा है वानप्रस्थ आश्रम. इट बिगिन्स आफ्टर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गृहस्थ आश्रम आर कंप्लीट when one's children have reached adulthood. This is known as the hermit stage of life. In this stage, one gradually withdraws from active life and begins devoting more time to the study of scriptures, contemplation and meditation. तो नॉलेज सीख करने के बाद शादी करी, शादी की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, जब बच्चे बड़े हो गए, तो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है. इसमें वो अपने आप को अपनी फैमिली से डिटैच करता है
और अपना परलोक सुधारने के लिए काम करता है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन और भगवान में अपना ध्यान रखने के लिए कोशिश करता है। इसको हम वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। एंड द फाइनल आश्रम इज़ द संन्यास आश्रम. It is the final stage of life in which an individual mentally renounces all worldly ties, spends all of his or her time in meditation and contemplation, and ponders over the mysteries of life. In ancient times, but rarely today, one would part company with one's family and become a mendicant. तो पहले क्या होता था कि संन्यास आश्रम में जो होते थे, जो लास्ट का आश्रम होता था, जैसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम को भी आपने क्रॉस कर लिया, तो उस समय लोग वन में चले जाते थे और वहीं पे सन्यासी का जीवन जीते थे। तो जो अब आज की लाइफ में नहीं होता है, मतलब ये हार्डली होता होगा कि कोई अपना परिवार छोड़ के वन में चला जाए, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन अब इस फाइनल स्टेज में आदमी अपने आप को ज़्यादा रिलीजियोसिटी की ओर इंक्लाइन कर लेता है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी लाइफ की मिस्ट्रीज़ को सॉल्व कर सके। मतलब जो एक पीरियड होता है आत्ममंथन का, अपने आप को अपना इंट्रोस्पेक्शन करने का, उसने लाइफ में क्या किया टू रिवाइव हिमसेल्फ, और अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करने का जो टाइम होता है, इसे हम संन्यास आश्रम का नाम देते हैं। तो ये लाइफ स्पैन डेवलपमेंट है अकॉर्डिंग टू इंडियन पर्सपेक्टिव, जिसमें लाइफ की कन्वीनियंस को कि हर स्टेज की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, और एक स्टेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब पूरा करता है आदमी तो दूसरे आश्रम में माइग्रेट करता है। तो इसमें समाज में व्यवस्था बनी रहे, इसीलिए इसमें हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से समाज को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया था, जिसके हिसाब से लाइफ स्पैन का डेवलपमेंट स्टडी किया जाता था। More detailed insight into the lifespan character of this model can be gained by looking at some of the rituals that are traditionally performed during an individual's life. They cover the whole life cycle and thus highlight certain developmental stages within the 4-stage model. अब ये जो 4-stage model होती हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो अवस्था होती है, इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया, ब्रह्मचर्य से लेके संन्यास आश्रम तक। इसमें जो बच्चा होता है वो बच्चे से लेके बूढ़ा हो जाता है। तो इस बच्चे से बूढ़े होने का जो फेज़ है, जो हमारा लाइफ स्पैन का डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं, और उन स्टेजेस में उन रिचुअल्स का, उन संस्कारों का होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये संस्कार क्या हैं? पहला है गर्भ धारण या इम्प्रेग्नेशंस परफॉर्म टू इंश्योर द हेल्दी बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। ये पहला संस्कार होता है, गर्भ धारण संस्कार। दूसरा होता है नामकरण संस्कार। एक बार जब बच्चा पैदा हो जाता है तब उसकी द सेरेमनी ऑफ गिविंग द चाइल्ड अ नेम, बच्चे को जो नामकरण संस्कार होता है, उसको नाम देने की जो ओकेजन होता है, जो पार्टी होती है, उसको हम नामकरण संस्कार कहते हैं। टेक्स प्लेस बिटवीन द 10th and 12th डे ऑफ अ न्यू बॉर्न्स लाइफ। तो ये जो संस्कार हैं, देखिए ये स्टार्टिंग से ही शुरू हो गए, गर्भधारण से लेके अब ये संस्कार मौत तक चलेंगे। थर्ड संस्कार है निष्कर्मणा संस्कार, द फर्स्ट आउटिंग विच अकर्स ड्यूरिंग द 4th month. द चाइल्ड इज कैरीड आउट टू द साउंड ऑफ conch shells and the chanting of various prayers and hymns. This rite is also known as the Surya Darshan or sun showing, as the child is placed facing the sun. ये निष्क्रमण संस्कार क्या होता है? जब पहली बार बच्चे को बाहर लेके जाया जाता है और उसको पहली बार सूर्य के दर्शन कराए जाते हैं, तो इसको हम निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। और ये बच्चे की लाइफ में जब वो 4 से 5 महीने का होता है, उस स्टेज में ये निष्क्रमण संस्कार होता है। तो ये तीसरा संस्कार होता है बच्चे की लाइफ में। फिर इसके बाद फोर्थ जो है संस्कार, वो है आपका अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार क्या होता है? फूड ईटिंग सेरेमनी when the child is between 5 to 8 months old and is fed with solid food for the first time. तो ये अन्नप्राशन संस्कार होता है जिस समय बच्चे को पहली बार 6 महीने पे होता है, ये नेचुरली जब पहली बार बच्चे को अन्न खिलाया जाता है, उसको हम अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। उसके बाद है कर्ण वेदन,
कर्ण छेदन जिसे कहते हैं, कर्ण छेदन संस्कार. इट इज़ द ईयर piercing occurs between the 9th and the 12th month, usually done before the child first tooth appears. And it was formerly performed on children of both sexes, but today it is mainly restricted to girls. The pierced hole should be large enough to allow the sun's rays to pass through. तो ये जो कर्ण छेदन संस्कार होते थे पहले, तो ये लड़का और लड़की दोनों के होते थे, लेकिन अब लड़कियों के होते हैं, लेकिन अब बहुत जगह अभी भी लड़कों के भी होते हैं. तो इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि कर्ण छेदन ऐसा हो कि सूर्य का जो प्रकाश हो वो इन कान के जो छिद्र हैं इनसे पास हो सके. फिर है मुंडन संस्कार. मुंडन संस्कार हेल्ड ड्यूरिंग अ मेल चाइल्ड फर्स्ट एंड 7th ईयर ऑफ लाइफ. दिस इंसेल्ड द शेविंग ऑफ द बॉयज़ हेड. इसमें जो बच्चे के बाल होते हैं वो निकाले जाते हैं. इसको हम मुंडन संस्कार के नाम से जानते हैं. फिर है विद्या आरंभ संस्कार, विच इज़ नोन एज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज. इट इज़ परफॉर्म व्हेन द चाइल्ड commences his education. It takes place in the 5th year at the child's home. The gods are invoked and addressed. The child then pays homage to the teacher. अब ये पहले बच्चे के घर में ही होते थे, लेकिन अब बहुत ज़माना बदल गया है. तो हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी अब जब बच्चा स्कूलिंग के लिए बाहर जाता है, कुछ लोग तीसरे साल में ही भेज देते हैं. अब तो प्री नर्सरी भी हो गया है, तो कुछ लोग तीसरे साल में भेज देते हैं, कुछ 5वें साल में भेजते हैं. स्कूल भेज के जो ये विद्या आरंभ का मतलब जो स्कूलिंग एज होती है, इसको हम विद्या आरंभ संस्कार के नाम से जानते हैं. ये हिंदुओं में होता है. फिर है उपनयन संस्कार. इसे हम थ्रेड सेरेमनी भी बोलते हैं. इट टेक प्लेस ड्यूरिंग द चाइल्ड्स 8th ईयर. In ancient time, both girls and boys were admitted to this ceremony, but it was later restricted to boys of the traditional first 3 castes. The night before the ceremony is spent alone, and the first night is spent without the mother. The next morning, the boy eats together with his mother for the last time. ये उपनयन संस्कार पहले होते थे शादी के पहले, और शादी के पहले पहली बार जो लड़का होता था वो अकेले सोता था, और उसके अगली जो सुबह होता था उसमें अपनी माँ के साथ भोजन करता था फॉर द लास्ट टाइम. The ceremony symbolizes the boy's readiness for receiving sacred knowledge. The boy wears a sacred thread consisting of 3 strands, which symbolize the 3 Vedas, representing moral discipline in thoughts, words and deeds. उसको एक सफ़ेद रंग का धागा पहनाया जाता है जिसमें 3 धागे होते हैं. वो जो 3 धागे होते हैं ये 3 वेदों को सिम्बलाइज़ करते हैं, जो कि उसके मॉरल डिसिप्लिन को सिम्बलाइज़ करते हैं कि उसके थॉट्स में, विचारों में, शब्दों में और उसके कार्यों में मॉरल डिसिप्लिन को सिम्बलाइज़ करते हैं. इसलिए ये उपनयन संस्कार हुआ करते थे. 9th जो आपका संस्कार है दैट इज़ विवाह या मैरिज सेरेमनी. अ मेजर सेरेमनी एंड द ओनली वन परमिटेड फॉर द लोएस्ट कास्ट रूल. इट इज़ अ बाइंडिंग बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन, नॉट ओनली इन दिस लाइफ बट फॉर द लाइफ हेयर आफ्टर. तो ये जो विवाह है इसमें सिर्फ एक जन्म के लिए ही नहीं, 7 जन्मों के लिए जो स्त्री और पुरुष होते हैं ये आपस में विवाह के बंधन में बन जाते हैं. तो ये विवाह संस्कार इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लाइफ स्पैन डेवलपमेंट का बहुत मेजर पार्ट है. फिर जो उसके बाद लास्ट है इसे अंत्येष्टि कहते हैं या फाइनल सेरेमनी. इट इज़ परफॉर्म्ड आफ्टर डेथ एंड इट इंक्लूड्स द श्रद्धा राइट्स दैट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय women. They are a means of paying homage to departed ancestors. Prayers are offered to God while the deceased ancestors are called upon to consume a large feast prepared by the grieving family. Brahmins perform the ceremony. तो अब आपने देखा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, मतलब गर्भ धारण संस्कार से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक, ये लाइफ स्पैन का जो डेवलपमेंट होता है इट इंक्लूड्स मेनी आश्रम, इट इंक्लूड्स मेनी धर्मास, एंड जो ये लाइफ स्पैन का डेवलपमेंट है इसमें कई टाइप के संस्कार होते हैं जो कंटिन्यूसली होते जाते हैं. तो अगर हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस, जैसे जो पहला पॉइंट उठाया था कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी, तो ये जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट है ये कंटिन्यूटी की ओर हमें इशारा करता है, क्योंकि इसमें जितने भी संस्कार हो रहे हैं, जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, ये सब कंटिन्यूसली होते रहते हैं.
लेकिन जो आश्रमों में बांटा है ये टू सम एक्सटेंट डिसकंटिन्यूटी को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि उसमें द होल लाइफ इज़ डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस. तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इन सम आस्पेक्ट इट शोज कंटिन्यूटी, while in some it shows the discontinuity. So development occurs across one's entire life or is lifelong. अब अगर एज अ होल देखें हम इंडियन और वेस्टर्न को मिला के, तो कुछ सर्टेन पैरामीटर्स हैं जो डेवलपमेंट, जो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट है, वो उनके हिसाब से पूरे होने चाहिए. जैसे डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जो डेवलपमेंट है ये पूरी लाइफ चलता है. सेकेंड है डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, meaning it involves the dynamic interaction of factors like physical, emotional and psychosocial development. Next is development is multidirectional and results in gains and losses throughout life. Next is development is plastic, meaning that characteristics are malleable or changeable. Development is influenced by contextual and psychocultural inferences. And the last is development is multidisciplinary. अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगी आपको. पहला क्या था कि डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग. So lifelong development means that development is not completed in infancy or childhood or at any specific age. It encompasses the entire lifespan from conception to death. The study of development traditionally focused almost exclusively on the changes occurring from conception to adolescence and the gradual decline in old age. सो डेवलपमेंट जो होता है ये लाइफ लॉन्ग चलता है. ऐसा नहीं होता है कि इन्फेंसी में हो गया, या अगर हम अडल्ट हो गए तो हम ये मान के चल देंगे कि हमारा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो पूरा हो गया. क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो वोकेबलरी वाला हमारा आस्पेक्ट है ये ओल्ड एज तक चलता है. हम हर रोज़ कोई ना कोई नए वर्ड सीखते हैं. तो ये लाइफ लॉन्ग हुआ ना, कि मतलब हम बचपन से सीखते चले आ रहे हैं. स्टार्टिंग से हमने अल्फ़ाबेट सीखे, ABCD क्या होती है, फिर उनसे रिलेटेड हमने वर्ड सीखे, फिर सेंटेंसेस सीखे, फिर हमारी वोकेबलरी बढ़ती गई. और ये वोकेबलरी हमारी ओल्ड एज तक, मतलब टिल डेथ तक हमारी वोकेबलरी बढ़ती जाती है. अब ये होता है कि ये जो लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट है, तो कुछ चीज़ों में इंक्रीमेंट होता है तो कुछ चीज़ों में ह्रास भी होता है. जैसे मेमोरी जो होती है या जो हमारा कंसंट्रेशन है वो घटता जाता है बिकॉज ऑफ सम बायोलॉजिकल फैक्टर्स. लेकिन जो ये डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि उसमें फ्लैक्चुएशंस होते हैं. ये फ्लैक्चुएशंस हमारे लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं. सेकेंड इज डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल. बाय मल्टी डायमेंशनैलिटीज़ बैलेट्स, ये जो 5 टाइप की करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बैलेट्स ने बताई हैं. Balance is referring to the fact that a complex interplay of factors influence development across the lifespan, including biological, cognitive, and socio-emotional changes. Baltes argues that a dynamic interaction of these factors is what influences an individual's development. So it is multidimensional. It doesn't happen in isolation. इसमें कई चीज़ें होते हैं, मतलब बहुत से डायमेंशंस होते हैं. फिजिकल डायमेंशन, साइकोलॉजिकल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशंस, cognitive dimension. There are so many dimensions which all together determine the overall personality of the individual. So it is multidimensional and it is the result of the interaction of all these factors. So for example, adolescence consists of physiological and physical changes with changes in hormonal level, the development of primary and secondary sex characteristics, alteration in height and weight, and several other bodily changes. But these are not the only type of changes taking place. There are also cognitive changes, including the development of advanced cognitive faculties such as the ability to think abstractly. There are also emotional and social changes involving regulation of emotions, interpreting with peers and possibly dating. तो ये आपको एग्जाम्पल से बताया कि एक साइड में तो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं. फिजिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं? हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है. बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती हैं. लड़कों में दाढ़ी मूंछ आनी शुरू हो जाती है, उनकी वॉइस क्वालिटी मोटी हो जाती है. दूसरी ओर, तीसरी ओर कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है कि बच्चों की जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होती है वो बढ़ जाती है. छोटा बच्चा क्या होता है, एक और एक जब उसे 2 ब्लॉक्स दिखाओ तब वो जोड़ पाता है, 1 + 1 = 2. लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो एक साइड जहाँ पे उसके हार्मोनल और फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, वहीं तीसरी ओर उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है. अब उसमें एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब जो चीज़ें उसके सामने नहीं होती हैं वो उन्हें प्रिज्यूम करके, उनके बारे में सोच के एक
लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंच जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। तो डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, मतलब ऐसा नहीं है कि फिजिकल चेंज होगा तो कॉग्निटिव नहीं होगा, या बायोलॉजिकल नहीं होगा, या सोशल नहीं होगा, या इमोशनल नहीं होगा। ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑल टुगेदर, तो इट इज़ मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट इज अ सेंट्रल थीम इन लाइफ स्पैन साइकोलॉजी कंसर्न द मेलेबिलिटी, जिसे हम प्लास्टिसिटी या चेंजेबिलिटी कहते हैं, and especially optimization of psychological functioning and behavior throughout all phases of life. The effects of cohort, historical period, and environmental changes on age changes and age differences in cognitive performance are one indication of malleability. अब ये जो चेंजेस होते हैं डेवलपमेंट, ये बहुत लाइफ स्पैन के जो डेवलपमेंट होते हैं, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, दे आर वेरी मैलेबल, दे आर वेरी प्लास्टिक। मतलब जो चेंजेस होते हैं दे आर prone to be change in near future. They are not very rigid. Fourth is development is multi-directional. अभी हमने multi-dimensional बताया था, now it is multi-directional also. Bell states that the development of a particular domain does not occur in a strictly linear fashion, but that development of certain traits can be characterized as having the capacity for both an increase and decrease in efficacy over the course of an individual's life. मतलब मल्टी डायरेक्शनल क्या, डायरेक्शन कौन से होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो मल्टी डायरेक्शन का क्या मतलब है कि डेवलपमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। किसी चीज़ से रिलेटेड हमारी जो एबिलिटी है उसमें बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, किसी में डिक्रीज़ हो जाता है, कोई कांस्टेंट रहता है। तो इसमें मल्टी डायरेक्शनल डेवलपमेंट होता है। किसी एबिलिटी में, जैसे मैकेनिकल एबिलिटी, कुछ लोग बहुत एक्सेल कर जाते हैं, कुछ लोग मैकेनिकल एबिलिटी में उतना एक्सेल नहीं करते हैं, उनकी टेक्निकल एबिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी होती हैं। ठीक है, तो इस टाइप से जो डेवलपमेंट होता है, दिस इज़ मल्टी डायरेक्शनल ऑल्सो. So we use the example of puberty again. We can see that certain domains may improve or decline in effectiveness during this time. For example, self-regulation is one domain of puberty which undergoes profound multidirectional changes during the adolescent period. During childhood, individuals have difficulty effectively regulating their actions and impulsive behaviors. Scholars have also noted that this lack of effective regulation often results in children engaging in behavior without fully considering the consequences of their action. But over the course of puberty, neuronal changes modify this unregulated behavior by increasing the ability to regulate emotions and impulses. So by the time of development, everything changes. जो चीज़ें हम आज उतनी अच्छी तरीके से डील नहीं कर सकते हैं, तो हमारे बॉडी में कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं, जिनकी वजह से वो एबिलिटीज़ हमारी लेटर फेज़ ऑफ लाइफ में बेटर हो जाती हैं. जैसे स्टार्टिंग ईयर में मेमोरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन धीरे धीरे जब डी इंटीग्रेशन ऑफ न्यूरॉन्स स्टार्ट हो जाता है तो मेमोरी हमारी वीक हो जाती है. तो यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है. स्टार्टिंग में बच्चे का जो मोटर स्किल्स होती हैं वो उतनी फाइन नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है उसकी मोटर एबिलिटीज़ उतनी फाइन होती जाती हैं. वो फिंगर्स को इस्तेमाल करने लगता है, पेंसिल की ग्रिपिंग कर लेता है, अच्छी से अच्छी ड्राइंग बना लेता है. तो यहाँ पे उसकी सेंसरी मोटर एक्टिविटीज़ में इंक्रीमेंट हो रहा है. तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों ही चीज़ें होती हैं. So the acquisition of effective self-regulation in adolescence illustrate this gain-loss concept. As adolescents gain the ability to effectively regulate their action, they may be forced to sacrifice their features to selectively optimize their reaction. For example, individuals may sacrifice their capacity to be spontaneous or creative if they are constantly required to make thoughtful decisions and regulate their emotion. And adolescents may also be forced to sacrifice their fast reaction time toward processing stimuli in favor of being able to fully consider the consequences of their action. Next is development is multidisciplinary. This is very important. Any single discipline's account of development across the lifespan would not be able to express all aspects of this theoretical framework. That is why it is suggested explicitly by lifespan researchers that a combination of disciplines is necessary to understand development. मतलब यहाँ पे ये मतलब है कि अगर सिर्फ हम ये चाहें कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट ही सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर लेंगे कि कैसे
डेवलपमेंट होता है, कैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे मॉरल डेवलपमेंट हो रहा है। तो अगर मॉरल डेवलपमेंट की बात करें तो उसके लिए डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट सफिशिएंट हैं। दे विल इंटरप्रेट व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स एंड व्हाट आर द एंटिसिपेटरी और एंटीसीडेंट्स फैक्टर्स दैट डिटरमिन द मॉरल डेवलपमेंट. But as far as the biological factors underlying language development are concerned, so it will be difficult for developmental psychologists to explain the biological factors of language development. तो मतलब अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट के बायोलॉजिकल फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना चाहें तो एज ए डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हमारी कुछ सीमाएं हैं. उसके लिए हमें किसी साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी जिसको ब्रेन के फंक्शंस पता हों, या अगर हम किसी चीज़ को ये देखना चाहें कि मॉरल डेवलपमेंट हमारा हो रहा है तो उसको सोसाइटी में कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्यों एक बच्चा मॉरलिटी के होने के बाद भी एंटी सोशल बिहेवियर कर रहा है, तो शायद इसे कोई सोशियोलॉजिस्ट ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएगा. तो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट कैन नॉट बी इंटरप्रिटेड इन आइसोलेशन बाय अ मेंबर ऑफ सिंगल डिसिप्लिन. इसको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, एजुकेटर्स की, सोशियोलॉजिस्ट की, या साइंटिस्ट की. सो साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एजुकेटर्स, economists, historians, medical researchers and others may all be interested and involved in research related to the normative age graded, normative history graded and non-normative influences that help shape development. जैसे कि हमने अभी बताया कि हर चीज़ को सिर्फ एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट नहीं एक्सप्लेन कर सकता है क्योंकि उसके अपने कंस्ट्रेंट्स हैं. तो अगर हमें ब्रेन के फंक्शन जानने हैं कि किसी बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाता है और कोई बच्चा बिल्कुल बोल नहीं पाता है, जी भी उसकी सब काम कर रही है, वोकल कॉर्ड वगैरह सब ठीक है, लेकिन फिर भी वो बोल नहीं पा रहा है, तो ब्रेन में उसके क्या प्रॉब्लम है, उसके स्पीच सेंटर में, ये तो न्यूरोलॉजिस्ट ही हमें बता पाएगा. तो उसके लिए डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट क्या कर पाएगा, उसकी अपनी सीमाएं हैं. तो न्यूरोलॉजिस्ट हमें बताएगा कि ब्रेन के किस पार्ट में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट परफेक्ट है और दूसरे बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट बाहरी चीज़ें सही होने पर भी नहीं बोल पा रहा है बच्चा, उसके पीछे क्या कारण है. तो ये जो डेवलपमेंट है, लाइफ स्पैन का डेवलपमेंट, इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी आल्सो, कि डिफरेंट डिसिप्लिन के लोग हमें चाहिए, तभी हम इसको एक मतलब जो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे. अदरवाइज़ ये साइकोलॉजिस्ट के लिए एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा. तो दिस वाज ऑल अबाउट लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, और ये इसका इंडियन एस्पेक्ट और वेस्टर्न एस्पेक्ट दोनों था. इंडियन एस्पेक्ट में आपको ये बताया गया कि क्या क्या उसके फैक्टर्स थे, और उसके बाद इसकी टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई कि इसमें डेवलपमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. तो व्हाट इज़ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, ये बेसिकली स्टडी करता है आपका किसी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को फ्रॉम द कंसेप्शन टिल डेथ, और उसके लिए इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से वर्ण व्यवस्था बताए गए हैं, डिफरेंट संस्कार बताए गए हैं, डिफरेंट लाइफ के गोल्स बताए गए हैं. उसके बाद डेवलपमेंट के बेसिक वो क्या है, प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, ये मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, मल्टी फेसेट्स है, और ये चेंजेबल है. तो ये सारी चीज़ें मिलके हमें लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के बारे में बताती हैं. उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. पढ़िए, जहाँ प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी ऑलवेज. थैंक यू.